टू डिफरेंशिएट, थोड़ा सा और इसको हो जाएगा। चलो इतना ही बहुत है। टेस्ट टू डिफरेंशिएट है आज के लिए। जिसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट। अरे ये किसने लगा रखा स्टिकर सा यार, राक्षस वाला, हटाओ इसको परे। सवेरे सवेरे कोई भगवान का नाम ले लो। हटाओ इसको परे। ये कौन सा है जिसका रेड से मुंह आंखें पीती वाला है? ओए, हटाओ इसको। नहीं हटाना। ये लक्ष्य बिश्नोई, लक्ष्य क्लास से हटा के परे कर दूंगा। हटा ले इसको सवेरे सवेरे। नहीं मान तो गया। टेस्ट टू डिफरेंशिएट में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने कहा था आप लोगों को थोड़ा सा पढ़े घर से। तो उसमें हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट आता है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बुलाया जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट। जब बायोमोलिक्यूल चल रहा था तब हम लोगों ने वर्ड सुना था रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग। तब ये वर्ड आया था कि वो शुगर्स जो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन या बैंडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है, वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। आज वो रिएक्शन करके देखते हैं। चलिए, टॉलेंस रिएजेंट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी है हम लोगों ने। ये AgNH32OH, जिसका IUPAC नेम हम सीखेंगे। अभी के लिए डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम है। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो ऑल एल्डिहाइड पे पॉजिटिव जाता है, कोई भी एल्डिहाइड हो। ठीक है। इसके अलावा ये हेमी एस्टल और हेमी कीटल पे भी पॉजिटिव जाता है। हेमी एस्टल, हेमी कीटल, ये पढ़ाया गया है आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में। ठीक है। किसी भी कीटोन या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या किसी एस्टर पे ये नेगेटिव टेस्ट एक्सेप्ट वन, फॉर्मिक एसिड। ठीक है। फॉर्मिक एसिड पे ये पॉजिटिव जाता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चे, दिख रहा है, तो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर दो फंक्शनल ग्रुप कैरी करता है। राइट साइड से अगर आप देखेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा है,
लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो इसमें एल्डिहाइड भी अवेलेबल है। तो फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड क्रिएट होता है, इसीलिए फॉर्मिक एसिड पे भी ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा अगर हम लोगों के पास कोई भी एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इन पे क्विक ऑक्सीडेशन होती है सी पे एच होने की वजह से। अदरवाइज आप इनका ऑक्सीडेशन भी नंबर भी निकाल कर देख सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एल्डिहाइड्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसीलिए जब भी हमें एल्डिहाइड को किसी अदर से डिफरेंशिएट करना है, तब उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दें, जिससे दोनों में रिस्पेक्टिव रिएक्शन होगा। एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। OH आएगा, क्योंकि हमने टॉलेंस रिएजेंट डाला हुआ है, एक्वा सोल्यूशन डाला हुआ है, तो पानी में डालते ही ये वर्ड जो मैंने पढ़ा है वो ये कभी ना कभी आपको कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ये अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक बेसिक सोल्यूशन है, और बेसिक सोल्यूशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अपने कॉन्जुगेट बेस फॉर्म में पाए जाते हैं। देखो बच्चे, ये लाइन समझ में आई? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो ऑब्वियस ही बात ये रिड्यूस भी हुआ होगा। यहाँ जो सिल्वर है, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखेंगे तो +1 है, इस वाले सिल्वर का, वो आप निकाल सकते हैं। इसका चार्ज X, अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज 0 होता है, और OH का -1। सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू 1 आएगी। और अगर इस पे रिडक्शन होनी है तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन एल्डिहाइड ने लॉस किए हैं वो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। इसको आप समझ सकते हैं आराम से। ये लेट कोई एल्डिहाइड होता, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, कार्बन का X, H का +1, O का -2 रह गया इसका। ये वाला कार्बन जिन्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है वो sp3 कार्बन है, और ये वाला कार्बन sp2 कार्बन है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर नहीं है। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ रहेंगे, sp2 कार्बन की तरफ रहेंगे, तो इस पे +1 चार्ज आएगा। ये लाइन समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये कोई भी एल्डिहाइड ले लिया अपन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ये है। अब अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता तो यही एल्डिहाइड जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, X, OH का -1, O का -2, CH3 का +1 = 0। तो जब एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एल्डिहाइड लॉस करेगा ऑक्सीडेशन के दौरान
उन्हें टॉलरेंस रिएजेंट गेन करेगा तो Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag में कन्वर्ट। देखो बच्चे जी, ये लाइन जितनों को समझ में आ गई वो यस करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब दूसरा चीज बना है सिल्वर। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H पॉजिटिव था उसे OH नेगेटिव ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है तो H2O। जब सिल्वर 1 पॉजिटिव में था तो वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा, लेकिन अब सिल्वर न्यूट्रल हो गया तो वो अप्रोच नहीं करेगा, अमोनिया अलग हो जाएगा। ये आपका रहेगा। बॉक्स में हो सकता है कई जगह पे अमोनिया और वाटर को अलग अलग ना लिखकर उसकी जगह पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया गया, उससे नहीं घबराना। अब अगर ये ग्लास की टेस्ट ट्यूब है, और इसमें कोई एल्डिहाइड है, मैंने डाला हुआ है, ग्लास की है ये, ऊपर से मैं टॉलरेंस रिएजेंट डालूंगा तो इस टेस्ट ट्यूब में सिल्वर बनेगा, ग्लास, ठीक है। और वो जो सिल्वर होगा वो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे चिपकेगा, ठीक है। और ग्लास पे जब सिल्वर की लेयर चढ़ती है तो वो मिरर की तरह काम करता है। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये जो सिल्वर है वो सिल्वर टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे चिपक जाएगा, जिससे कि टेस्ट ट्यूब आपकी मिरर का काम करने लग जाएगी। इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बुलाते हैं। ये रहेगा। तो आपका टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट इस तरह से रहेगा। जब भी आप करना है तो कोई भी एल्डिहाइड आपको आएगा, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एनीवन, तो टॉलरेंस रिएजेंट डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर, अमोनिया और सिल्वर। टेस्ट नंबर 2, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो होते हैं वो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स पे पॉजिटिव देंगे। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर फंक्शनल ग्रुप्स पे ये नहीं देंगे। हेमी एस्टल और हेमी कीटल पे भी ये पॉजिटिव देंगे, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पे ये नेगेटिव देंगे। तो अगर आपको कभी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करना है तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बट वो वीकर होते हैं ड्यू टू कॉन्जुगेशन बिटवीन रिंग एंड एल्डिहाइड। लेट बेंजल्डिहाइड हमारे पास है तो बेंजल्डिहाइड कॉन्जुगेशन शो करेगा। उस कॉन्जुगेशन की वजह से जो एल्डिहाइड रहेगा वो पार्शियल एल्डिहाइड कैरेक्टर शो करेगा, जिससे उनकी रिड्यूसिंग पावर में गिरावट आ जाएगी। हाँ बच्चा जी, समझ में आया? Yes, sir. sir. Yes, sir. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो होते हैं, ये सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव के। कॉपर 2 पॉजिटिव के जो सॉल्ट्स होंगे उन्हें बेस में डाला जाएगा। ये बेसिक सॉल्यूशन होता है कॉपर, जैसे कॉपर सल्फेट मान लिया, उनके बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं टॉलरेंस रिएजेंट की तरह, बट ये टॉलरेंस रिएजेंट से वीकर होते हैं, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट तो दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है एलिफेटिक ओनली,
और आप उसमें फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल देते हैं तो रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड्स फिर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर 1 पॉजिटिव में बनेगा। यहाँ जो H था वो OH ने खा लिया है, वो वाटर बन चुका है। ठीक है, जो कॉपर 1 पॉजिटिव बनता है कॉपर 2 पॉजिटिव से, वो OH को अप्रोच कर लेता है और जनरेट करता है क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, क्यूपरस ROUS, क्यूपरस ऑक्साइड। होप आप OUS समझ गए हो, कॉपर का लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। क्यूपरस हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, इसलिए 2 मोल जो क्यूपरस हाइड्रोक्साइड बनते हैं, डी ब्लॉक में इसको पढ़ेंगे, कॉपर 1 के जो कंपाउंड होते हैं वो पानी के अंदर वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, अनस्टेबल। डी ब्लॉक में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो अभी के लिए तो कॉपर 1 जो हाइड्रोक्साइड हमारा बना हुआ है ये लेस स्टेबल होता है और ये डीकम्पोज हो जाता है 2 मोल, जिससे कि क्यूपरस हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 1 पॉजिटिव बनेगा और वो कॉपर 1 जो है क्यूपरस हाइड्रोक्साइड से क्यूपरस ऑक्साइड बनेगा Cu2O, जिसकी खुद की ब्लड रेड कलरेशन होगा। तो कोई भी एल्डिहाइड आए एलिफेटिक, उसमें आप ये सॉल्यूशन डालिए, रिएक्शन होगा, ब्लड रेड कलरेशन आएगा। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन या कोई भी अदर डालेंगे तो उसमें ये कलरेशन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। देखो बच्चे जी, यस नो जल्दी किया करो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, स्वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं। लो जी, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट हमने टर्म 1 में भी पढ़ा है और टर्म 2 में हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन को विस्तार पूर्वक पढ़ा है। Yes. ये रिएक्शन, ये टेस्ट सिर्फ उन एल्डिहाइड और कीटोन पे पॉजिटिव होगा जिनमें C डबल बॉन्ड हो, CH3 अवेलेबल।
कई बच्चे इसे कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी पॉजिटिव दिखाएंगे कि उनको लगेगा कि एसिटिक एसिड आ गया, CH3 डबल बॉन्ड OH आ गया। पढ़ा दिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन की तरह एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शंस नहीं करते हैं, और ना उनका अल्फा कार्बन एसिडिक होता है। तो सोच समझ के चलना बच्चे, कहीं बाद में कुट खाओ। तो ये यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि अगर हम लोगों के पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है और हम उसमें आयोडोफॉर्म डालते हैं, आयोडीन प्लस NaOH डालते हैं, या NaOI, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में डिजायर्ड और अनडिजायर्ड पढ़ाया था। डिजायर्ड अलग कर लो, अनडिजायर्ड अलग कर लो। डिजायर्ड पार्ट का हेलोफॉर्म बनता था CHI था। है कुछ याद ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिजायर्ड पार्ट का हेलोफॉर्म बनेगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म खुद येलो प्रेसिपिटेट देगा। तो जिन एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड और CH3 होता है, उन पे ये टेस्ट पॉजिटिव जाएगा, और उसकी अपीयरेंस हमें आइडोफॉर्म से पता चलती। ये अनडिजायर्ड फॉर्म है, पार्ट है, उसका मैंने बताया था कि C डबल बॉन्ड ONA बनेगा प्लस NaI प्लस H2। ये रहेगा। ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के अलावा मैंने आप लोगों को 2,4-DNP करवाया है। 2,4-DNP, जिसका नाम ब्रेडेज रिएजेंट भी बताया गया था रिएक्शन के दौरान, और कहा था कि ब्रेडेज रिएजेंट एक सक्सेसफुल रिएजेंट है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और कहा था कि अगर किसी एल्डिहाइड को ब्रेडेज रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो ऑरेंज कलरेशन आएगा, और कीटोन से करते हैं तो येलो कलरेशन आएगा। है कुछ याद? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ब्रेडेज रिएजेंट डालने की लोड नहीं है, ठीक है? फिर भी कैसे? करने की लोड नहीं है ब्रेडेज रिएजेंट। ब्रेडेज रिएजेंट में हम लोग कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OR-, ये कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। उनमें डालेंगे ब्रेडेज रिएजेंट 2,4-DNP। एसिडिक कंडीशन में बताया गया था ये आपको, तो दोनों क्लासों को। फिनाइल हाइड्राजीन है ये, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये ऑक्सीजन ले लेगा, यहाँ से कंडेंसेशन होगा, जिससे 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। हाँ जी बच्चा, ये समझ में आ गया? देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो हाइड्राजोन बनेंगे बच्चे,
इसका येलो कलर भी हो सकता है और इसका ऑरेंज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फंक्शनल ग्रुप, कीटोन और एल्डिहाइड। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोगों ने एसिडिक नेचर पढ़ा, और एसिडिक नेचर में हमने कहा था कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इसलिए वो हर किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। और उसमें हमने दो लोग चूज किए थे, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। एक सेकेंड यार, मैसेज आ रहा मित्र का चाय पीने के लिए। चलो आ जाओ। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट भाई पॉजिटिव दिखाएंगे, बाकी कोई नहीं दिखाएगा, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लोगों के पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट में डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H लॉस करके अपना सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, ये पढ़ाया गया था, और ये H2CO3 बनेगा, CO2 गैस होगी, वाटर में इनसोल्यूबल होगी, जिससे एफर्वेसेंस आएगा। ये एफर्वेसेंस की प्रेजेंस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस शो कर देगा, ये रहेगा। ये है उनका बेसिक फंडा टेस्ट टू डिफरेंशिएट में, ठीक है, एग्जाम में नाम से आएगा। जैसे उसने कहा डिफरेंशिएट करो एसिटैल्डिहाइड वर्सेस एसीटोन, पेंटेन 2 ऑन वर्सेस पेंटेन 3 ऑन,
formaldehyde versus benzaldehyde, acetaldehyde versus formaldehyde, acetone versus acetic acid, acetic acid versus formic acid. Anyone? Acetophenone versus acetic acid. ऐसे कुछ लोग हैं, ठीक है। ये हम लोगों को चूज करना होगा, हमारी मर्जी होगी। हमें लगेगा कि ये वाला बंदा ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देता है, ये आसान है, तो हम वो करेंगे। मैं इसमें से एक दो आपको करके दिखाता हूँ। एसिटाल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड OH वर्सेस एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड CH3। यार हमें डिफरेंशिएट करना है। सीधा एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंशिएट करने हैं तो टॉलरेंस रीजन टेस्ट लग जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लग जाएगा, बट आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि दोनों में ही C डबल बॉन्ड CH3 अवेलेबल है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, DNP टेस्ट यहाँ पे लग जाएगा। वो मेरी मर्जी है, लेट मैंने टॉलरेंस रीजन टेस्ट से इसको पॉजिटिव दिखाना है, तो मैं दोनों कंपाउंड्स को टॉलरेंस रीजेंट से रिएक्ट करवा दूंगा। पहले वाला एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना होगा सिल्वर मिरर, क्योंकि पेपर आपको लिखना है आपकी बार, तो लिखना होगा प्रॉपरली। When acetaldehyde react with the फलाना compound, then silver mirror is observed, ठीक है। यहाँ रिएक्शन नहीं होगा तो नो सिल्वर मिरर। हाँ बच्चा जी देखो। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. गुड। पेंटेन 2 ऑन वर्सेस पेंटेन 3 ऑन। अब टॉलरेंस एजेंट हमारे हाथ से गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हमारे हाथ से गया, ब्रैडेज रिएजेंट गया, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट गया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, कीटोन वर्सेस कीटोन का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो दोनों मॉलिक्यूल्स में आयोडीन प्लस NaOH डालेंगे, और चेक करेंगे। इसमें C डबल बॉन्ड CH3 बनेगा तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब ये डिजायर्ड पार्ट हो गया जिसका आइडोफॉर्म बन जाएगा, रेस्ट अनडिजायर्ड हो गया। इसमें वो पॉसिबल नहीं है तो कोई येलो प्रेसिपिटेट नहीं है। हाँ जी बच्चा जी। Yes, sir. एक और Yes. करवाना है, लास्ट वाला
सेकेंड लास्ट एसिटिक एसिड वर्सेस फॉर्मिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं बताता हूँ इसको। एसिटिक एसिड वर्सेस फॉर्मिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत बार आता है ये। बहुत सारे बच्चे तो इसे आइडोफॉर्म से डिफरेंशिएट करते हैं, 70% बच्चे इसे आइडोफॉर्म से डिफरेंशिएट करते हैं, और सी डबल बॉन्ड ओ CH3 देखकर उसको ये अपना फुफ्फड़ नहीं दिखा देता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही एफरवेसेंसेस पैदा करेंगे, ठीक है जी। आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ लगेगा नहीं, ब्रैडिस रिएजेंट यहाँ टेस्ट लगेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र टेस्ट जो लगेगा यहाँ पे वो टॉलरेंस रिएजेंट लगेगा। ये दोनों में डालेंगे, और रिएक्शन करेंगे। एसिडिक एसिड में ऑक्सीडाइज होने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, ये आ गया, नो रिएक्शन। जबकि फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तब CPH OPH आपको दिखाई दे रहा है, या कई बच्चे सोच सकते हैं कि C और H में O ऐड हो जाएगा। C और H में अगर O ऐड भी हो गया, ठीक है, तो भी H2CO3 बनेगा। H2CO3 अनस्टेबल होता है, जिससे कि H2O + CO2 बनेगा। तो C पे H है, O पे H है, तो C से H, O से H बाहर जाएगा, CO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस NH3 बनेगा, प्लस सिल्वर बनेगा। देखो बच्चे, ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये और ये तो ओल्ड है। Yes, sir. बस C पे H था, O पे H था, उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिससे पहले H2CO3 बना है, C और H के बॉन्ड में O ऐड हो गया, वो अनस्टेबल था, जिससे कि H2O + CO2 ये रहेगा। लो जी बच्चे, ये है आपके टेस्ट टू डिफरेंशिएट, जो बचे हुए हैं वो आप खुद परफॉर्म कीजिए, लगाइए टेस्टों को, फोटो ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। लो जी। चलिए, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी ने सिलेबस देखा, उसमें पॉलीमर है क्या? हाँ बच्चे, हेलो।
किसी ने सिलेबस देखा था? सर नहीं है शायद। श्योर? ये देविका की आवाज होगी पक्का। यस सर। अरे देख देविका, कितनी आवाज पहचानता हूँ मैं। हैं? रजाई में से निकली तो नहीं अभी? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे देखकर बता दीजिएगा कि पॉलीमर है या नहीं है। अगर हुआ तो हम एमीन्स के बाद करेंगे उसको साथ के साथ, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ही है। नहीं तो फिर हमारे 3 चैप्टर बचते हैं फिर छोटे छोटे। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन और सरफेस। चलो देखिए बता देना। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया गया आप लोगों को। एसिडिक नेचर उसमें टर्म 1 में पढ़ाया गया था कि किसी सब्सटेंस का एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के ए वैल्यू पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के ए वैल्यू पे। ये लाइन आपने पढ़ी है टर्म 1 में। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं आर, कोई भी आर मतलब जनरल, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब हम उन्हें वाटर में डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना कॉन्जुगेट बेस पैदा करते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। वो हाईली स्टेबल होता है क्योंकि वो पहले से ही कॉन्जुगेशन में पड़ा होता है और उस कॉन्जुगेशन के सिमेट्रिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर strong acids. Strongly acidic by nature due to symmetrical resonating structures of conjugate base carboxylate ion. ये आ गया। यहाँ तक समझ में आया? देखो Yes, sir. यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उनका रीजन उनका ये कार्बोक्सिलेट आयन है। अब अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को और स्टेबल रखना है तो ये कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल रहने चाहिए। इन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के रास्ते में एक ही खतरा हो सकता है, आर ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप खतरनाक रोल प्ले करेगा जब हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े। ठीक है, एलिफेटिक में कोई रोला नहीं होगा। अगर आर ग्रुप, ये रहा आर ग्रुप, अगर आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या होगा? अगर इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो वो इलेक्ट्रॉन सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल में चले जाएंगे। अगर सी डबल बॉन्ड ओ में इलेक्ट्रॉन गए और ये पार्ट रीच हो गया तो ओ नेगेटिव पहले से रीच है, और अगर कार्बोनिल में भी इलेक्ट्रॉन और जाने लग गए क्योंकि कार्बोनिल डेफिशिएंट होता है। ये जो कॉन्जुगेशन हो रही है वो डेल्टा पॉजिटिव की वजह से हो रही है। कार्बोनिल्स इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल चाहता है कि मैं इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ कॉन्जुगेट होकर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पैदा करूं। लेकिन अगर आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोनिल में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे कार्बोनिल का डेफिशिएंट कैरेक्टर या इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा।
समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इसकी वजह से O को C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेट होने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसीलिए R ग्रुप अगर रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, R पार्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग शो करेगा, तो एसिडिक करैक्टर में गिरावट आ जाएगी। और अगर R पार्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करैक्टर है, एसिडिक नेचर में अप ऑब्जर्व मिलेगा आपको। बस इसी के दम पे हमें केस पढ़ने हैं। सिंपल केसेस पढ़े हुए हम लोगों ने पहले भी। ये और ये तीन है, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड का एसिडिक नेचर लेना है, ठीक है। बस R पार्ट चेंज हो रहा है, CH3 ये C डबल बॉन्ड OH सेम है, R पार्ट चेंज हो रहा है। R पार्ट मिथाइल है, उसका प्लस साइड इफेक्ट है, इथाइल का, प्रोपाइल का, सभी का प्लस साइड, लेकिन मिथाइल का प्लस साइड इफेक्ट कम होगा, इथाइल का प्लस साइड इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा, और प्रोपाइल का प्लस साइड इफेक्ट उससे भी ज्यादा होगा। ये देखो जी बच्चे, समझ में आया हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसकी वजह से एसिडिक नेचर एसिटिक एसिड में सबसे ज्यादा मिलेगा और ब्यूटेनोइक एसिड में सबसे कम मिलेगा। तो रीजन हम जो दे रहे हैं वो प्लस आई पावर कंपेयर कर रहे हैं इस R पार्ट की, जिसका नाम है C3H7, दूसरे R पार्ट का नाम है C2H5 और तीसरे R पार्ट का नाम है CH3। ये रहेगा यार। रीजन लिखना होगा तो कुछ ऐसे, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप will decrease the stability of conjugate base। बस ये रहे। खींचो फोटो। अब 2-3 R पार्ट और डाल के फिर बेंजोइक एसिड डाल। बस R ही चेंज होगा। ये पहले भी हुए हैं। ये ब्यूटेनोइक एसिड, ये 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, अब ये 3-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड और 4-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। एग्जाम में ये अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड के नाम से है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगले कार्बन। ये बीटा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड से आएगा और अगला गामा क्लोरोब्यूटेनोइक। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. R पार्ट देखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के R पार्ट देखो।
आर पार्ट सभी में अल्काइल पार्ट लगा हुआ है, और अल्काइल का तो प्लस सा इफेक्ट होता है, तो इसका तो प्लस सा इफेक्ट है, ये तो इलेक्ट्रॉन आगे देगा ही देगा। लेकिन अगले वाला जो अल्काइल पार्ट है, अगर ये यहाँ ना होता तो सेम ही, ये क्लोरो लग जाने की वजह से क्लोरो का माइनस आई इफेक्ट होगा, ये पढ़ा दिया जा चुका है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से चेन विड्रॉ करेगी, इसमें भी क्लोरो का माइनस आई इफेक्ट है तो चेन विड्रॉ करेगी, इसमें भी है तो चेन विड्रॉ करेगी। ये बात भी आप लोगों को सिखाई गई है कि ग्रुप माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होता रहता है कुछ याद ये बात? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ाए गए इसके बहुत सारे केस। माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड के नजदीक लगा है तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, थोड़ा दूर लगा हुआ है तो कम विड्रॉ करेगा, और दूर लगा हुआ है तो और कम विड्रॉ करेगा। बस हमारी चेन में विड्रॉइंग पार्ट आता जा रहा है और विड्रॉइंग पार्ट से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए एसिडिक नेचर सेकंड वाले में सबसे अप रहेगा, फिर थर्ड वाले में आएगा, फिर फोर्थ में आएगा, फिर फर्स्ट में। रीजन लिखना होगा पेपर के लिए, बस ऐसे रीजन बनाया और लिख दिया। माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरो ग्रुप will increase the stability of conjugate base by minus I. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब दो को पता नहीं सालों को की नींद आ रही है अभी तक, पता नहीं केस होते हो भाई, हम नहीं सोए पूरी जिंदगी, इतना लंबा लंबा 7 बजे के बाद तो। हाँ कंपनी में जाते थे जब नाइट शिफ्ट में, कॉलेज टाइम में, कॉलेज के बाद तो सवेरे उठने में दिक्कत होती थी, नहीं तो 5:30-6 बजे है। चलिए एसिडिक एसिड ये आ गया। पहले वाली चेन में हमने क्लोरो की एंट्री दी थी और क्लोरो एक विड्रॉइंग ग्रुप था जो कि हमारे लिए अच्छा ग्रुप था। अब हमने मिथाइल की एंट्री दे दी है, चेन्स को देखेंगे तो आर पार्ट एक जैसा होने के बाद मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई प्रॉपर्टी का है, समझ में आया बच्चे ये चीज? ये Yes, एक्स्ट्रा, sir. Sir. ये प्लस साई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नजदीक है तो ज्यादा रिलीज करेगा, दूर है तो कम रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाएंगे तो उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसीलिए एसिडिक नेचर 1, 3, 2 में रहेगा। ये सिंपल केस है, आप इसको बुक में देखेंगे तो आपको मिलेंगे 1-2 केस और, कभी नाइट्रो लगाया हुआ होगा, कभी 2 क्लोरो, कभी 3 क्लोरो, इस तरह से लगे होंगे, वो आप बुक खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। लो जी स्क्रीनशॉट लो।
बेंजोइक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड जब हम पढ़ते हैं तो बेंजोइक एसिड में कुछ नया नहीं है, बस आर पार्ट का नाम बेंजीन हो गया और वो आर पार्ट जब हम बेंजोइक एसिड को पढ़ते हैं तो बेंजोइक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो ये रहेगा बेंजोएट आयन। आर पार्ट हमारा ये हो गया। अभी तक हमने जो आर पार्ट लगाए थे वो इस सी डबल बॉन्ड ओ को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे यहां से, मतलब प्लस आई या माइनस आई के। लेकिन बेंजीन जो है वो कॉन्जुगेशन शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है, ओ नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है और इन दोनों के बीच में फंस रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, इकलौता इलेक्ट्रोफाइल। और अगर बेंजीन अपना न्यूक्लियोफिलिक नेचर कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेट कर जाती है तो ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगर ये हुआ तो हमें इस पॉइंट की स्टेबिलिटी लेनी है। ये हमारा मेन पॉइंट है, टारगेट पॉइंट है हमारा। हम चाहते थे कि ओ नेगेटिव सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेट हो। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, कॉन्जुगेशन ऑफ बेंजीन रिंग with carbonyl will decrease the stability of conjugate base। देखो जी बच्चे, समझ में आया ये, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर ये कॉन्जुगेट ना करता तो ये ओ नेगेटिव पूरा टाइम 100% सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेटेड होता। लेकिन अब बेंजीन के आ जाने की वजह से ओ नेगेटिव, ऐसा नहीं कि कॉन्जुगेशन उसकी जीरो हो गई है उसकी कॉन्जुगेशन, लेकिन 100% नहीं है। बाय डिक्रीजिंग दी conjugation time between O negative and C double bond। O नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O के बीच में कॉन्जुगेशन का जो टाइम इंटरवल है उसको स्लो डाउन कर देगा, कम कर देगा बेंजीन से। इसीलिए बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो थोड़े वीकर एसिड। समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब बात उठती है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से चलेंगे? बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि रिंग ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो रिंग में एक प्रॉब्लम ये है कि रिंग एरोमेटिक है। रिंग एरोमेटिक है। रिंग अगर कॉन्जुगेशन शो करती है तो रिंग को अपने एरोमेटिक क्लाउड से हाथ धोना पड़ेगा थोड़ी देर के। इसलिए बेंजीन रिंग कॉन्जुगेशन तो शो करती है लेकिन उतना एक्सेसिवली शो नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोगों के पास फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, एसिडिक नेचर में
CH2 डबल बॉन्ड CH COOH ये लोग हैं एसिडिक करेक्टर में, ठीक है। ये 4 लोग हैं। तो इन चारों में सबसे बेटर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें 100% है, इसका तो कोई प्लस आई माइनस आई का है नहीं। आगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेशन इन के साथ है, आइन के साथ है और बेंजीन के साथ, ठीक है। चलिए, इसमें आप एसिटिक एसिड की एंट्री करवा सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलो, सब लोग इलेक्ट्रॉन देंगे। ये देखो C डबल बॉन्ड OH, ये भी कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये भी कॉन्जुगेशन शो करेगा और ये भी कॉन्जुगेशन शो करेगा। समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए इन लोगों में अगर मैं एसिडिक नेचर देखूंगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर पहले वाले का है, फॉर्मिक एसिड। अब बात बाकियों में उठेगी। इधर वाला जो कार्बन है वो sp कार्बन है अल्काइन में, किसने कॉन्जुगेशन शो करनी है? ये वाला कार्बन sp2 कार्बन है और ये वाला कार्बन भी sp2 कार्बन है। इसके बाद जो बाकी कार्बन लगे हैं उसका R पार्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो R पार्ट लगा हुआ है वो sp2 कार्बन और sp कार्बन हो गए। sp कार्बन जो है वो बहुत कम कॉन्जुगेशन शो करता है आगे, क्योंकि उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत हाई होती है। तो ये जो कॉन्जुगेशन होगी वो ना के बराबर होगी, क्योंकि ऐसा करने पे हमेशा एक एलीन टाइप का डायग्राम बनेगा, ऐसा और ऐसा। जब आप आइंस की कॉन्जुगेशन शो करेंगे तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C नामक एक डायग्राम बनेगा, जो कि एलीन टाइप का डायग्राम है। तो जो अल्काइंस होते हैं वो नेग्लिजिबल कॉन्जुगेशन शो करेंगे बट बहुत कम शो करेंगे। देखो बच्चा जी, समझ में आया ये? Yes, sir. इसीलिए Yes, sir. एसिडिक एसिड से कम नंबर 4 वाला आ जाएगा। अब बाकी दो एरोमेटिक, बाकी दोनों sp2 है, लेकिन बेंजीन जो है वो sp2 है, वो अपने इलेक्ट्रॉन आगे देना चाहती है, लेकिन रिंग को पता है कि अगर उसने आगे इलेक्ट्रॉन दिए तो उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। इसलिए बेंजीन जो है वो स्लो कॉन्जुगेशन शो करेगा और एल्कीन जो है, ठीक है, और जो एल्कीन है वो फास्ट कॉन्जुगेशन शो करेगा। इसीलिए ये वाला R ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन आगे देगा और ये वाला R पार्ट कम इलेक्ट्रॉन आगे देगा, इसलिए बेंजोइक एसिड आएगा और एंड में प्रोप-2-enoic एसिड आएगा। देखो बच्चे जी, Yes, sir. Yes, sir. मेरा मुद्दा आपको सिर्फ बेंजोइक एसिड और प्रोपिनोइक एसिड समझाने का। इस मुद्दे से हमने ये क्लियर किया है कि बेंजीन प्योर एल्कीन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करेगा, क्योंकि प्योर एल्कीन जो होते हैं उन्हें कोई एरोमेटिसिटी का खतरा नहीं है। एल्कीन्स पढ़ाया भी गया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बेंजीन वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो अगर आपका ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल है तो वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ कॉन्जुगेशन शो करेगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला न्यूक्लियोफाइल
इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ कॉन्जुगेट कर। तो जो आर पार्ट सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक होगा वही कॉन्जुगेशन ज्यादा शो करने देगा, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। ये आ गया, ठीक है। तो ये मुद्दा है बेंजोइक एसिड का कि बेंजीन जो है वो कॉन्जुगेशन शो करके सिमेट्रिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का टाइम कम करती है। फिर बात उठती है ऑर्थो इफेक्ट की। बस 5 मिनट लूंगा, इससे आगे की बातें कल बताऊंगा। ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। जब हम लोग ये कोशिश करने लग जाएं कि हमारी बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन शो ना करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एरो में या तो इलेक्ट्रॉन जाए ना, और जाए तो ना के बराबर जाए, ठीक है। हम इस कॉन्जुगेशन को कभी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसे और कम कर सकते हैं, ठीक है। क्या सोच के कि कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस कब होती है? दो लोगों में रेजोनेंस तब होती है जब वो बॉन्ड प्लेनरिटी शो करता है, प्लेनर। दो एटम अगर एक ही प्लेन में हो तो ही वो कॉन्जुगेशन शो करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेन में नहीं शो करते। तो ये वाला कार्बन और बेंजीन रिंग का कार्बन अभी प्लेन में है, तो कॉन्जुगेशन हो रही है, और हम नहीं चाहते कि ये कॉन्जुगेशन हो। इस कॉन्जुगेशन को ब्रेक करने के लिए हम बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा देते हैं। ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देगा और स्टीरिक रिपल्शन देगा। देखो जी बच्चे, ये जी जिसको समझ में आया हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमारा टारगेट क्या है? Yes. हमारा टारगेट है कार्बोनिल और बेंजीन के कार्बन को नॉन कॉन्जुगेटेड करना या उनकी कॉन्जुगेशन को कम करना। उसके लिए हम लोग कार्बोनिल कार्बन ये वाला और बेंजीन के कार्बन को एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू आउट ऑफ प्लेन माइग्रेट करना चाहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दो, चाहे वो प्लस प्रॉपर्टी का है चाहे वो माइनस प्रॉपर्टी का, वो ये दो तो रिपल्शन शो करेगा इसमें। और अगर ऐसा हुआ तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो थोड़ी देर पहले प्लेन में था वो होले होले आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। देखो बच्चे, किस किस को समझ में आया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर ये आउट ऑफ प्लेन माइग्रेट हो गया तो बेंजीन का कार्बोनिल और कार्बोनिल कार्बन आपस में लेस और लेस कॉन्जुगेटेड हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ कि ये रेजोनेंस ना हुई तो हमारा O नेगेटिव 100% C डबल बॉन्डों के साथ कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। ड्यू टू breakage of conjugation between ring and C double bond O, symmetrical structure time of COO negative will increase। देखो बच्चे, जिसको ये लाइन समझ में आएगी वो बताओ। Yes, sir. ना तो मरो। ठीक है जी, तो इस कॉन्जुगेशन के ब्रेक होने की वजह से सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव में कॉन्जुगेशन टाइम इंक्रीज करेगा, जिससे कि एसिडिक नेचर बढ़ेगा।
ठीक है, अभी हम क्या सोच रहे थे कि R पार्ट प्लस का होगा तो एसिडिक नेचर घटेगा, माइनस प्रॉपर्टी होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। लेकिन बेंजोइक एसिड्स के अंदर प्लस माइनस मैटर नहीं करता जब वो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा। मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन से वो ये जलवा नहीं दिख सकता, क्योंकि अगर मेटा पे या पैरा पे लगाओगे तो ये ग्रुप दूर हो जाएंगे और ये रिपल्शंस ना के बराबर होंगे, और रिंग और सी डबल बॉन्ड वो कॉन्जुगेटेड रहेंगे। तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे आप कोई भी ग्रुप लगा दो, चाहे वो प्लस प्रॉपर्टी का है चाहे वो माइनस प्रॉपर्टी का है, वो रिंग और सी डबल बॉन्डों के बीच की कॉन्जुगेशन को ब्रेक करेगा, जिससे कि आपका कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा कॉन्जुगेशन शो करेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, कल हम इसके एग्जाम्पल डालेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग बुक में से और एसिडिक नेचर देखें और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ध्यान रखें। कल आखिरी लेक्चर होगा इस पार्ट पे, संडे को स्टार्ट करेंगे एमीन छोटा।